इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि मुंबई इंडियंस ने ना सिर्फ ये मैच जीत लिया है, बल्कि जो कॉम्बिनेशन आज मैंने पहना था वैभव, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कॉम्बिनेशन भी आज जीत चुका है। तो मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को 13 रन से हराया है और आईपीएल 14 में मुंबई इंडियंस की लगातार ये दूसरी जीत है। मुंबई इंडियंस की जीत की बात करें तो जीत का हीरो आप किसे देख रहे हैं? देखिए, मुंबई इंडियंस के अगर मैं जीत के हीरो की बात करूं तो यहाँ पे राहुल चहर का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। हम जरूर बात भी कर रहे थे जब हमारा प्रीव्यू शो से ठीक पहले कि कल दीपक चाहर का दिन था, तो क्या आज राहुल चाहर का दिन होगा कि नहीं। जी बिल्कुल, आज राहुल चाहर का दिन रहा। आज उन्होंने फिर एक बार 3 विकेट लिए, पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। तो कह सकते हैं पूरा क्रेडिट देना होगा राहुल चाहर को, क्योंकि एक समय आपको ऐसा लग रहा था कि जब टॉप ऑर्डर अपना काम करके जा चुका था, तो मिडिल ऑर्डर के जब बल्लेबाज आए तो आपको लग रहा था कि जो मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा जरूर इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो आसानी से रन बना लेगा। लेकिन वहां पे जब आपने इंट्रोड्यूस किया राहुल चहर को, 1 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए और फिर वहां से जो उनकी गेंदें घूमी हैं, तो फिर उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों को घुमाया है। और इसी समय हमारे साथ अंजुम चोपड़ा भी जुड़ चुकी हैं। अंजुम, जो हम बात कर रहे थे आपसे पहले भी कि हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है वो तो मजबूत है, लेकिन जो मिडिल और लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा फ्रेजाइल है, तो उसी का फायदा उठाया मुंबई के गेंदबाजों ने आज। जी हाँ, फायदा भी उठाया। और मैं फिर समझती हूँ कि ऑर्डिनरी बल्लेबाजी, बिकॉज अगेन ये टारगेट इतना विशाल नहीं था कि ये बल्लेबाजी क्रम चेज ना कर पाए। शुरुआत जबकि बेस्टो के साथ करी, डेविड वार्नर के साथ करी, और आई थिंक शुरुआत फिर भी ठीक थी, इतनी खराब नहीं थी। लेकिन बतौर बल्लेबाज देखिए, अगर आपके पास 120 रन हो चेस करने के लिए या 150 रन हो चेस करने के लिए, रन तो बनाने ही पड़ेंगे ना। बिना रन बनाए तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इनफॉर्म बल्लेबाजी क्रम भी सनराइजर्स हैदराबाद का टारगेट नहीं चेस कर सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वापस नेट्स पे जाने की, ड्राइंग बोर्ड पे जाने की आवश्यकता है। और अंजुम, ज्योत्सना ने ना एक बड़ी अच्छी बात की थी जब उन्होंने शो की शुरुआत की कि जो खेलो दिमाग से, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, ड्रीम 11 के व्यूअर्स हैं, वो तो दिमाग से खेल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जो प्लेयर्स हैं सनराइजर हैदराबाद के, अब एक के बाद एक 3 मैचेस हो चुके हैं, लगातार 3 हार चुके हैं, तो वो अपना जो दिमाग है वो मैदान पर शायद लेकर नहीं आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये कहना थोड़ा ज्यादा हार्श है। ऐसा कोई भी नहीं होता। और देखिए, हम जिन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अपनी अपनी टीम्स के वो मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। सो और इसी टीम ने, इसी सेटअप ने पिछले कुछ सीजन से बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये कहना थोड़ा हार्श है कि अब लेकर नहीं आ रहे हैं अपना बेस्ट गेम। मुझे लगता है कि एज ए यूनिट वो क्लिक नहीं कर रहे हैं, और यह एक बड़ी समस्या है जिसके लिए उनको क्विकली एक क्लोज ग्रुप मीटिंग लानी पड़ेगी। क्या कारण है देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मिस कर रहे हैं। बल्लेबाजी में पार्टनरशिप्स है जो मिस कर रहे हैं, फिनिशिंग टच मिस कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है जिसकी आवश्यकता है ताकि प्रेशर ना बने, और कहीं ना कहीं जब वो अवसर मिले कि आप ज्यादा रन बना लें, एक अच्छा ओवर शुरू होता है तो उसको खत्म भी अच्छा करें, फिर जो पर बॉल रन बनाने का जो एक कॉम्बिनेशन रहता है कि वो बहुत ज्यादा ना बन जाए। सडनली आप देखते हैं 14 रन बनाने हैं 11 गेंदों में, लेकिन फिर आप देखते हैं 14 रन बनाने हैं 12 रन बनाते हैं 3 गेंदों में। तो वो इतना ज्यादा जो डिफरेंस है ना, वो नहीं आना चाहिए बल्लेबाजी में। मतलब कुल मिलाकर टीम को एनालिसिस करने की जरूरत है, और हिंदी में एक शब्द है आत्मचिंतन, वो करने की भी जरूरत है हैदराबाद को, क्योंकि लगातार तीसरी हार, और इकलौती अब तक की ऐसी टीम है इस सीजन में जिसने 3 मैचेस हारे हैं। अभी तक किसी टीम के साथ ऐसा हुआ नहीं है। एक टीम 2 मैचेस जीती है, वो है बैंगलोर, और बाकी की टीमें 1 जीती 1 हारी है। मुंबई इंडियंस और बैंगलोर, मुंबई 2 जीत चुकी है क्योंकि मुंबई ने 3 खेल लिए। अब मुंबई की बात करते हैं। चाहर के प्रदर्शन ने आज बहुत ही इंप्रेस किया। 3 विकेट उन्होंने झटके, और बहुत महत्वपूर्ण विकेट अंजुम उन्होंने लिए। जी हाँ, राहुल चहर की हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि
एक अच्छे फॉर्म में हैं और एक अच्छे गेंदबाज हैं। देखिए इस पिच पे जिसका भी फॉर्म बढ़िया रहेगा, चाहे बल्लेबाजी का या गेंदबाजी का, वो डेफिनेटली मैच में एक स्ट्रॉन्गर पेडेस्टल से शुरू करेगा। पिछले मैच में 4 सफलताएं उन्होंने ली, यहाँ पर भी एक बड़ी सफलता आते ही मनीष पांडे को चलता किया, बहुत ज्यादा समय नहीं दिया उनको सेट होने के लिए। फिर उम्मीदें थी विराट सिंह से, तो उनको भी चलता किया। तो जब आपने शुरुआत में ही अपने स्पेल में 2 सफलताएं ले ली हो, तो यकीनन जो बाकी बल्लेबाज होते हैं वो थोड़ा कॉशियसली खेलते हैं। ऐसा नहीं खेलते आपको कि इस पूरे गेंदबाजी क्रम में एक कमजोर कड़ी है, वो है राहुल चहर, और उसको खेले। तो वो जो रिस्पेक्ट होती है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाती है ऑपोजिशन से। और अंजुम, जो मैंने पिछले 3 मैचेस देखे सनराइजर हैदराबाद की, मैं उनकी गेंदबाजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, लेकिन जिस तरीके की जो बल्लेबाजी, स्पेशली मैं बात करूं मिडिल ऑर्डर में, चाहे मनीष पांडे हो, चाहे आज आपने जिसने विराट सिंह को खिलाया, अभिषेक शर्मा या विजय शंकर हो, तो क्या आपको लगता है केन विलियमसन का ना होना मिडिल ऑर्डर में इस टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है धीरे धीरे? आई थिंक अगर पिछले सीजन से देखेंगे तो केन विलियमसन जो सीजन उन्होंने कप्तानी करी थी, जब डेविड वार्नर अवेलेबल नहीं थे, वो सीजन उनके लिए शानदार रहा था बतौर कप्तान। एंड इवन आई थिंक वो सीजन जीतने में भी कामयाब हुए थे। एक अच्छे स्तर तक गई थी सनराइजर्स की टीम। अब आप खुद ही आपने शो के शुरुआत में हमें जागरूक किया कि केन विलियमसन इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि इंजर्ड है। अब इंजर्ड है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इंजर्ड है तो जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक खेलेंगे नहीं। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर केन विलियमसन फिट होंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? अच्छा, मैं हैदराबाद के अगर मिडिल ऑर्डर और लो मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो एक वक्त ऐसा था जब विजय शंकर जम चुके थे और ऐसा भी लग रहा था कि शायद अब यहां से हैदराबाद मैच जीत सकती है, लेकिन वही दिक्कत, साथ उन्हें किसी का नहीं मिला। अब्दुल समद की मैं बात करूं तो बीच में ये भी बातें आ रही थी कि कई बार हमने अब्दुल समद को ऊपर भी खेलते हुए देखा है, तो क्या अब्दुल समद को थोड़ा ऊपर लाते तो वो एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती? अंजू, फिर से वही बात होती है कि किसकी जगह आते हैं। अगर अब्दुल समाद को आप ऊपर भेजेंगे तो दैट मीन्स आप अभिषेक को भी नीचे भेज रहे हैं, विजय शंकर को भी नीचे भेज रहे हैं और विराट सिंह को भी नीचे भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन शुरुआत के अंदर इतना बड़ा एक डिसीजन लेना, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है अब्दुल समाद को देखा जाता है एक ऐसे बल्लेबाज जो बड़े हिट लगा सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं। तो जब आपके नाम के आगे एक ऐसा टाइटल या ऐसी सोच लग जाती है ना कि आप एक अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं, तो उस टैग को हटाना आसान नहीं होता। वो टैग बल्लेबाज तभी हटा सकता है जब लगातार प्रदर्शन का मौका मिले और किसी और नंबर पर, जैसे ऊपरी क्रम में वो बल्लेबाजी करने का अवसर मिले। अब्दुल समाद को नंबर 3 बल्लेबाजी करने का अवसर मुझे नहीं लगता इस लाइनअप में बहुत आसानी से मिलेगा। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मैचेस जिताने पड़ेंगे, तभी नंबर 3 या नंबर 4 के स्थान पे आ सकते हैं। और नहीं तो एक और तरीका है कि जो ऊपर उनके आने उनसे पहले जितने बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल कुछ ना करें, तो टीम मैनेजमेंट को लगे कि आप अब्दुल समाद को ही ऊपर ही कम बल्लेबाजी के लिए भेजिए। और अंजुम, ये तो बात है सनराइजर हैदराबाद की, थोड़ी ज्योत्सना की टीम की भी बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस, देखिए जो टीम जीती है उसकी बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल चहर की हमने बात की, यहाँ थोड़ा सा मैं इंप्रेस बहुत ज्यादा हुआ ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी से और उससे पहले क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी से। तो इन दोनों जो आपके फॉरेनर खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस के, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? ज्योत्सना, अभी आपको अपने को एंकर भोला से जरा पूछना पड़ेगा कि शो की शुरुआत में क्विंटन डिकॉक उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा अंजू, मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मैंने कभी भी क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी पे सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा था कि क्विंटन डिकॉक क्रिस लिन के साथ आके ओपनिंग कर सकते हैं। अब आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग मेजॉरिटी में हैं, फिर भी हमने वैभव को बोलने का मौका दिया, आधी आबादी है हम। लेकिन देखिए अंजू, मैं यही कह रही थी, बहुत जल्दी इनके फेवरेट्स बदलते हैं। हाँ, और बोल भी दिया है कि आप सवाल का उत्तर दीजिए। बता भी दिया है जी। आई थिंक क्विंटन डिकॉक की अगेन, देखिए फिर वही बात आ जाती है कि जब बोर्ड पे रन्स लग जाते हैं, और चाहे उन्होंने 40 रन किए हों या 50 किए हों या 30 किए हों, रन तो रन है बोर्ड पे लगाने के लिए, और फिर वो कितने ज्यादा अहम होते हैं एंड में अपने आप हाथ हमारे सामने। बिल्कुल अंजुम, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के गेम चेंजर की। तो पहले गेम चेंजर बने हैं ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी के 3 विकेट लेकर मैच मुंबई की तरफ मोड़ दिया। बोल्ट की बात करें तो फैंटेसी पॉइंट्स उनके हो गए हैं 107, जबकि टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स ट्रेंट बोल्ट के हैं 146।
वैभव, अब फॉरेन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे थे, तो अब देखिए आपके फेवरेट बिल्कुल वही ट्रेंड हम बिल्कुल चाह रहे थे कि अंजुम जो हमें बताएं थोड़ा सा ट्रेंड बॉल के बारे में भी, कि एक ऐसी विकेट जहां पर जो स्पिन गेंदबाज है उनका बॉल बाला रहता है, लेकिन जब ट्रेंड बॉल आते हैं उनकी स्विंग हमें देखने को मिलती है, गति देखने को मिलती है, तो कितना इंप्रेस होती है अंजुम आप जब ट्रेंड बॉल आके ऐसी विकेट पे 3-3 विकेट लेते हैं तो। बहुत अच्छे, आई थिंक हम शो में पहले भी यही चर्चा कर रहे थे कि ट्रेंट बोल्ट एक बहुत शानदार गेंदबाज हैं और वो ऐसी टीम से खेलते हैं जो इस समय नंबर 1 पायदान पे है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में, और उन्होंने वो अपना स्थान ओवर द इयर्स प्राप्त किया है। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रेंट बोल्ट ने आके निचले क्रम के बल्लेबाजों का आउट किया, आई थिंक जिस तरीके से शुरुआत भी देते हैं या जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो बहुत अहम है। एंड स्विंग बॉलर हो, चाहे जैसी भी पिच हो, चाहे वो फास्ट पिच हो या स्लो पिच हो, जब स्विंग बॉलर आपके सामने गति से गेंदबाजी करेंगे ना तो बल्लेबाज को पूरा चैलेंज होता है। कल के मैच में भी हमने देखा दीपक चहर ने क्या शानदार स्विंग गेंदबाजी के चलते, खासतौर पर पहली सफलता जो उन्होंने ली थी, तो स्विंग गेंदबाज को खेलना गति के साथ हमेशा चैलेंजिंग है, हमेशा चैलेंजिंग होता है। चलिए अंजुम, वैभव, अब बात करते हैं दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की, वो है विजय शंकर, जिन्होंने 3 ओवर में 2 विकेट लिए हैं। हालांकि पारी उनकी अच्छी खेलने को देखने को मिली थी, लेकिन साथ होने किसी का मैं आपको बता दूं 3D खिलाड़ी हैं अंजुम, बहुत अच्छे से जानती होंगी 3D खिलाड़ी। चलिए 3D खिलाड़ी से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, स्टैम्प भी लग चुकी है ड्रीम 11 गेम चेंजर तीसरे ऐसे खिलाड़ी की, जिनका नाम है राहुल चहर, जिन्होंने आज फिर एक बार शानदार गेंदबाजी की है और वैभव 3 विकेट झटके हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत लगातार बात कर रहे हैं राहुल चहर के बारे में कि 3 विकेट ली, पिछले मैच में 4 विकेट भी उन्होंने लिए, लेकिन बस एक छोटा सा और सवाल अंजुम से, विजय शंकर 3D खिलाड़ी हैं, आज कोई और खुश ना हो, लेकिन MSK प्रसाद पूर्व सेलेक्टर जरूर खुश होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है चीफ सिलेक्टर बनने के लिए, और जो एक ऑलरेडी हमारे शो में चीफ सिलेक्टर है, आज मौजूद नहीं है संजय मांजरेकर जी, मैं उनको बोलूंगी कि उनको वैभव को अपनी शागिर्द के लिए एक रख लें। देखिए संजय सर से मेरी लगातार बात होती है, बहुत टच में रहता हूं मैं उनसे, और मुझे थोड़े क्रिकेट की टिप्स भी देते रहते हैं। सिलेक्शन की टिप्स खतरनाक है, जो से ना थोड़ा संभल के रहिएगा। बिल्कुल, तभी मैंने बोला भावी सिलेक्टर। बहरहाल अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इस तरह से रहा आज का मैच, और ये थे हमारे टॉप 3 ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी जिनकी हमने बात की। बहरहाल इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक में क्या फैसला लिया गया, बताएंगे आपको। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।